वन बाय वन चलते हैं, क्या मसले मसाइल है, जाओ पढ़ जाओ। बाकियों के सवाल कुछ खुद भी करना चाहिए इंसान को, मेजॉरिटी हो गए हैं। अब हम लोग ज़रा मसलों के ऊपर बात कर लें। अगर करने आते होते तो हम पास बस कर लेते, चलो जितने करवाए ना उतने सॉल्व कर लें, और जो नहीं सॉल्व हुए मुझे बताइएगा। अच्छा सर चले, मिस के बाद से एक बात भी याद आ गई, सुने इन क्वेश्चंस के अलावा जो बाकी सवाल हैं और ये वाले भी, एक चैनल के ऊपर आपको सारे तकरीबन सारे सवाल सॉल्व हुए मिल जाएंगे, तकरीबन सारे। उसके लिए आपको मैं दिखा देता हूँ, नहीं वो मैं कभी भी नहीं कहता, और सिर्फ उसके 200 सब्सक्राइबर्स हैं, वो मसला नहीं है। एक सेकंड, कुछ और ना खुल जाए तो इसको उतार के करते हैं। प्रिकॉशंस, कंट्रोल्स, क्योंकि आपकी तो खैर है, वो रिकॉर्ड कर रहा है सामने। अब देखें साथ ही वो इमरान हाशमी खुल गया, तो आप तो कुछ और समझेंगे ना फिर। क्लाइंट और मैं करते हूँ बात, पहले वो दिखा दूँ आपको। जी अब ये सेफ है, अब ये खुल सकता है जनाब। क्या ये शोर है? क्या ये अब शोर है? सर आप लोगों ने जाना है और YouTube पे मेरा नाम जब आप टाइप करेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। इसमें एक प्लेलिस्ट है अनाया फॉर ऑडिट के नाम से। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सबसे जो पहली मिलेगी ना वीडियो, दैट इज़ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये वही सवाल है TL वाला, पार्ट A पार्ट B। तो तकरीबन 1 घंटे में हमने यही बात की है इसके अंदर कि हमने इसको लिखना कैसे, इसको करना कैसे है, सिर्फ एक सवाल। उसके बाद स्प्रिंग 18 ऑटम 18 का सवाल मिल जाएगा आपको, फिर ऑटम 18 स्प्रिंग 13 स्प्रिंग 17 ऑटम 17 स्प्रिंग 14 स्प्रिंग 21 ऑटम 20 ऑटम 21। कुछ सवाल शक्ल के साथ हैं, कुछ में शक्ल नहीं है। तो ये लंबी चौड़ी सी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको 560 के सवाल भी मिल जाएंगे, सारे के सारे 560 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, सारे के सारे सवाल 560 के भी अवेलेबल हैं। और अगर कभी आपको दिल कर रहा हो कि मैं रिवाइज कर लूँ चैप्टर नंबर 11, तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो खैर इसमें मैं मज़ीद चीज़ें भी ऐड इन करता रहूँगा, तो इसको अगर आप साथ साथ देखते रहें अलॉन्ग विद दीज सेशंस, तो शायद आपको मज़ीद हेल्प मिलती चली जाए। तो ये एक सॉर्ट ऑफ गिफ्ट है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी। अगर आप एग्ज़ाम में जाने से पहले परेशान हो रहे हो, ये सवाल समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, बिल्कुल मकसद कमर्शियल नहीं है, ना मैंने अपना वॉच टाइम बढ़ाना है, ना मैंने किसी को ऐड करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प है। और इसका नाम भी अनाया, इसका मतलब होता है तोहफा, गिफ्ट। तो यू कैन यूज़ दिस, आपके किसी भी टाइम पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे? ये जब आप सिंपल भी टाइप कर लेंगे ना यूट्यूब पे आप पहुँच जाएंगे। इसका लिंक मैं खैर शेयर कर दूँगा तो वो आपको मिल जाएगा। हाँ 15 के करीब, ज़्यादा ही है गालिबन, हाँ 15 है। तो लास्ट इसमें मैंने डाली थी 23 जून को, और आज खड़े हुए हम 27/7 पे। ये वाली भी मैं इसमें खैर ऐड कर दूंगा बाद में। थैंक यू सो मच सर, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलना इसकी वजह से। ठीक है, ये बात समझ आई। अब आए आपके सवालों के ऊपर चलते हैं। सवाल हाँ क्या रिस्क की बात करेंगे ना, अभी तो हम इस सवालों में खड़े हुए हैं, तो बस फिर इसमें कोई सवाल 705 706 के सवालों के अंदर सॉल्व कैसे करना है, कोई अप्रोच, कोई अकाउंटिंग की बात, कोई ऑडिटिंग की बात, कोई बात समझ नहीं आ रही। हाँ लिख सकते हैं, ये वाली बातें, बेसिक बातें आप लिख लें, इससे आपको मिल जाएगा एक बूस्ट कि हाँ मैंने शुरू कर दिया सवाल को। उसके बाद कोशिश क्या करें कि सवाल के अंदर से कुछ चीज़ें निकाल के लाएं। नहीं, इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है,
ओपिनियन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या मैं कोई नया पैरा ऐड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, दैट इज इम्प्लीकेशन। हाँ, इस तरह कर दें। अगर तो आपने प्रोसीजर्स और इम्प्लीकेशंस को सेपरेट लिखना है तो दोनों को अलग अलग कर दें। अगर आप इकट्ठा लिख रहे हैं फिर आप जोड़ सकते हैं कि अगर वो मान जाएं तो ये, ना माने तो ये। फिर कभी कभी एग्ज़ाम में बैठे हो परेशान हो कि यार समझ नहीं आ रही मैं इसको मटेरियल करूँ या मैं इसको परवेसिव करूँ, तो इट इज़ बेटर कि आप एक सियासी आंसर दे दें। इफ़ मटेरियल तो ये, इफ़ परवेसिव तो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो फिर भी कर दें, आपकी एक लाइन लिखने से कोई तूफान तो आने वाला नहीं है। और कोई सवाल? ये सवाल कोशिश करना है कि दूसरे घंटे में करें। पहले घंटे में जाते साथ ही आपने क्रैमिंग बेस्ड सवालों को उठा के सॉल्व करना है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 आता है, 2 आता है, 11, 12 और 4 का डॉक्यूमेंटेशन, 15 का अगर आपको आ जाए सवाल बहुत अच्छी बात है। जितने क्रैमिंग के सवाल हैं ना, कोशिश करके पहले घंटे में उसको लिख डालें ताकि आप एक मोटिवेशन फील करेंगे, यस मैंने पेपर को शुरू कर दिया है और मैंने 20-30 नंबर हासिल कर लिए हैं, अब मुझे आगे खेलना है। इसमें से मार्क्स लेना आसान है अगर आप इसको 4 कैटेगरीज में तोड़ दें। मटीरियलिटी बता दें, इशू बता दें, लीगल एक्शंस जो आप वो ले रहा है वो बता दें, और एंड के ऊपर बता दें कि आप अपनी रिपोर्ट के साथ क्या करने वाले हैं। ये पहले घंटे में करने बैठेंगे हो तो जाएगा, आपका टाइम खा जाएगा। तो कोशिश करके पहले आवर में ख़ुद को 20-30 मार्क्स तक ले आएँ, उसके बाद इस तरह के सवालों पे जाएं जो कि आपका टाइम ले सकते हैं। बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर ये कम टाइम भी ले लेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना स्ट्रांगली उसको परस्यू कर रहे हैं। फिर आप लोगों ने करना ये है कि डेली बेस पे एक अटैम्प्ट पकड़ लें, उसके 2 सवाल होंगे, शायद एक सवाल के 2 पार्ट्स भी होंगे। तो डेली बेस के ऊपर मैक्सिमम भी करेंगे तो 4 सवाल कर रहे होंगे, 4 पार्ट्स कर रहे होंगे, वो करें। और जब आप उसको कर लें ना रजिस्टर के ऊपर, तो फिर उसको कंपेयर करें विद द सॉल्यूशन और ख़ुद से चेक करें, एवेलुएट करें विद द रेड पेन। जहाँ जहाँ पे फंस रहे हो उसको वहीं से हाईलाइट कर लें, ताकि रिवाइज करते हुए आप सिर्फ अपनी गलतियाँ देखें, ना कि सबको दोबारा से सॉल्व करना पड़ रहा हो। फिर ये सवाल अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैंने क्या आपसे कहा हर दिन एक अटैम्प्ट, तो अगर 20 अटैम्प्ट्स भी हों तो हमारे पास सफिशेंट 20 डेज़ हैं बिफोर मॉक, सफिशेंट नहीं है। ये ऐसा नहीं होगा एग्ज़ाम से 2 वीक्स पहले, ऐसा नहीं होगा कि आप एक गो में बैठ के ये सारे सवाल कर लें, ये पॉसिबल नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मगर जब आप इसको तोड़ देंगे और आप जब आप इसको एंजॉय करके करेंगे ना, यू विल फील समथिंग कि यार मैं ये कर पा रहा हूँ। और यही चीज़ एग्ज़ाम में मैटर करती है। एग्ज़ाम में 2 तरह के बच्चे होंगे, एक वो जो कि बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, एक आप जैसे जिन्होंने कुछ ना कुछ पहले किया होगा, कुछ करके आए होंगे, उनको कुछ ना कुछ लिखना आता होगा, कुछ उन्होंने बातें सोल्यूशन से देखी होंगी, उनको पता होगा कि यार हाँ मैंने इसमें ये वाली बात लिखनी है, ये वाली बात भी आ सकती है। तो वो ऑटोमेटिकली आप दूसरे से एक स्टेज ऊपर आ जाते हैं और आपकी रेशो बढ़ जाती है। एग्ज़ाम में ये सवाल डर के नहीं करना, नहीं आता कोई मसला नहीं है। भूल रहा है कि अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट क्या है, भूल रहा है कि NRB निकालते कैसे हैं, भूल रही है कि मुझे IS 38 की जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रोविजन की बात समझ में नहीं आ रही है, कोई मसला नहीं है। वहाँ पे सिर्फ इतना लिख दें कि हम उस रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक वैसे वैसे कर लेंगे। समझ नहीं आ रही है कोई मसला नहीं है, मगर सवाल को छोड़ना नहीं है। ये भी समझ नहीं आ रही कि रिपोर्ट मॉडिफाई होगी नहीं होगी, सब कुछ लिख दें, सब कुछ लिख दें। इफ़ ये, इफ़ वो, इफ़ ये, इफ़ वो। जैसे वो था इन्वेंट्री वाला, डिस्क्लोज अगर सही कर दिया इमटेरियल तो क्या होगा, नहीं किया मटेरियल है तो क्या होगा, नहीं किया इमटेरियल तो क्या होगा, सब कुछ लिख दें। कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये सोचेगा ज़रूर कि ये बच्चा कर सकता था, कर रहा था, मार्क्स आपको देगा। एक्स्ट्रा लिखे हुए के मार्क्स को काटता नहीं जब तक आपने लिखा ही गलत हो। तो अगर जहाँ पे फंस जाएं वहाँ पे लिखें ज़रूर, उसको ये मौका ना दें कि वो आपके मार्क्स बिला वजह के काट रहा हो। ये बात समझ आ रही है? तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में जब आप लोग अंडर प्रेशर आए होंगे। हाँ, अब आपके माइंड में आएगा कि सर सिर्फ 20 दिन में 2 सवाल ही करने हैं। मैंने ये कभी भी नहीं कहा। सारे काम करें प्लस ये करें।
आपने एक दिन में चैप्टर नंबर 12 याद करना है, रिवाइज करें, उसके 10 सवाल हैं, आप 10 में से 3 अटैम्प्ट कर लें, सवाल रिपीट हो रहे हैं, मुझे वो सारे करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से मेरा काम कम हो गया, कट शॉर्ट हो गया। अब आप आए यहाँ पे 2 सवाल पकड़ें और दोनों को लिखना है, लिखे बगैर आपने सोल्यूशन पे जंप नहीं करना। अगर कर गए तो फिर आप लोगों ने बाद में खुद ही पछताना कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि जब आप सोल्यूशन पढ़ लेंगे ना, आपका माइंड आपसे कहता है कि हाँ ये तो मैंने सोचा था, ये तो मैंने लिखना ही था, और मज़े की बात है उसने भी यही कर दिया, तो लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो ये काम नहीं करना। लिखें, उसके बाद उठा के उसको कंपेयर करें। कोई और सवाल रिगार्डिंग 705, 706? फिर EOMP और कैम, इसका एक डिफरेंस पक्का कर लें। अगर आपसे आए क्या इसके लॉजिकल सवाल भी पूछ ले, जैसे भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि इसमें EOMP में आएगा या वो कैम में आएगा, तो इस केस में भी आपको यू मस्ट बी श्योर शॉट कि कहाँ पे जाना चाहिए। नॉर्मली अगर उसने कोई चीज़ कैम बनानी हो ना, तो वो कैम के लिए उसकी शर्तें आपको सवाल में दे रहा होता है, और अगर उसने कैम पूछना हो तो वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में कैम का लफ्ज़ यूज़ करके पूछता है कि बताओ कैम पे इम्पैक्ट क्या आएगा। EOMP जो कि शुरू से चलता आ रहा है, तो ज़्यादातर चीज़ें उसने उसमें क्लासीफाई की होती हैं। कैम के लिए मसला ये है कि वो सारी की सारी शर्तें पूरी होना ज़रूरी हैं, एक बात ये होगी। फिर रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन और ओपिनियन की मॉडिफिकेशन का डिफरेंस भी आपके माइंड में होना चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह है। उसके बाद ये मैप 705 का पूरा मैप आपको पता होना चाहिए, ये आता होगा। अकाउंटिंग अगर आती है प्लस यू आर एबल टू राइट द प्रोसीजर्स, तो आप बहुत स्मूथली उसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर गलती होने के चांसेस बहुत कम है। गलती कब होगी? जब वो मैप क्लियर नहीं होगा, या मैप आता होगा उसकी आपको अकाउंटिंग भूल रही होगी, या आप श्योर नहीं हैं कि ये मिसस्टेटमेंट या ये स्कोप लिमिटेशन है, वहाँ पे चांसेस होते हैं गलती के। अगर आप इस तरह की चीज़ों को कवर अप कर लेंगे, अगर आप इस तरह की चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे, तो थिंग्स विल बिकम ईजियर इन एग्ज़ाम। कोई सवाल है? 705, 706। अब यहाँ पे बारी आती है आपके प्रैक्टिस की। आपने दिन में एक अटैम्प्ट के 2 सवाल करने हैं। कहीं अगर फंस जाएं, समझ ना आ रही हो, तो हम लोग हाजिर हैं, आप आएँ, TS बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, आप आके डिस्कस करें, पूछेंगे सर ये चीज़ ऐसे है, ऐसे क्यों नहीं है। मगर ये उस वक्त पॉसिबल होगी जब आप उसको अटैम्प्ट करेंगे। अगर घर जाके सिर्फ किताबें रख के सोना है तो फिर फ़ायदा नहीं है। आज से ही सवाल लें, पकड़ें, सॉल्व करें। आपको रोका किसने है? एक काम करते हैं, जल्दी से ज़रा रीसेंट अटैम्प्ट को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि रिसेंटली आई ने क्या क्या पूछा है। किसी के पास 11th एडिशन पढ़ा हुआ? नहीं, ये नहीं है। हाँ ये है, ये दिखाना ज़रा। यहाँ पे मैं नहीं खोलता, बट मैं आपको वेरी गुड बता देता हूँ कि उसने क्या क्या पूछा है रिसेंटली। बड़ा मज़े का पेपर था ये वाला। अच्छा, ये पेपर ना अपने पास रख लें, इसको आपने एज अ मॉक भी सॉल्व करना है। रिसेंट पेपर क्या पूछ रहा है? ब्रीफली डिस्कस द रीजंस फॉर इंक्लूजन ऑफ एम्फोसिस एंड अदर मैटर, एग्जाम्पल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। 4 नंबर के लिए, ये 4 नंबर मुफ्ते के। आपने बताना है कि हम एम्फोसिस को और अदर मैटर को क्यों शामिल करते हैं। 2 नंबर, 2 और 2 नंबर, 4 नंबर। फिर उसने आपसे पूछा कि यू आर द ऑडिटर ऑफ GL फॉर द ईयर एंड 31/12। ड्यूरिंग द ऑडिट यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज सीज्ड द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और अब आप कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, यानी कि आप चेकिंग नहीं कर सकते। सिचुएशन को एवेलुएट करना था और रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशंस बतानी थी। कितना मार्क्स का सवाल होगा? 10 नंबर का सवाल था। मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आप चेक कर लो, 10 नंबर का सवाल है। यानी कि 5 नंबर होंगे कहानी के और 5 नंबर होंगे इम्प्लीकेशन के। कहानी से मुराद है कि ऊपर क्या हो रहा है, उसको एवेलुएट भी तो करना है ना आपने। उसमें आपके आ जाएंगे प्रोसीजर्स, मटीरियलिटी वाली बात, वो सारी कहानी आ जाएगी।
जब वो कह रहा है ना कि एवेलुएट करो कि ऊपर क्या हो रहा है, तो उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ बतानी पड़ेगी। हाँ किस में अच्छा, ये चीज़ भी किताब में है, पता आपको? ज़रा जाएं 705 में जाएं, सारे जाएं 705 में जाएं, मैं आपको किताब से ज़रा रेफ़र करवाता हूँ। 705 में जब आप जाते हैं ना तो उसका सेकंड पेज खोलें, सेकंड पेज का सेकंड हेडर कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी फर्स्ट लाइन क्या है? ऑर्डर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशंस। तो ये सारी कहानियाँ अगर उन्होंने इम्पोज की हुई हैं तो, और अगर उन्होंने इम्पोज नहीं की हुई हैं तो वो उनके कंट्रोल में तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? ऑल्टरनेट, और वो वाली बातें भी आपको नीचे लिखी हुई नज़र आ जाती हैं। तो ये चीज़ें अब आपको थोड़ा सा इसको टेकअप करना है। अच्छा, और क्या सवाल था? और भी थे सवाल, आता हूँ। एक और सवाल है, योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ पासो लिमिटेड, ईयर एंड 12, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया 250 मिलियन का। ये सवाल भी 10 मार्क्स का है, और इसका वही है कि आपने बताने हैं प्रोसीजर्स पार्ट ए में, और पार्ट बी में आपने रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट बताना है। 6 और 4 10 नंबर। ड्यूरिंग द ऑडिट इट वॉज ऑब्जर्व दैट द मैनेजमेंट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन वन ऑफ इट्स प्लांट फॉर द मंथ्स ऑफ नवंबर और दिसंबर, विच हैज़ टेम्परेली बीन शट डाउन, जिसकी वजह से उन्होंने उसको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, हालांकि करनी चाहिए थी। और उसने आपको वो अमाउंट भी बता दी है 5 मिलियन की। ये सवाल है, बस ये मिस स्टेटमेंट है। उनके पास जाएं, उनको बोले कि ठीक करें, कर देंगे तो साफ रिपोर्ट और एम्फसिस, और अगर ठीक नहीं करते हैं तो कौन? मतलब ये सवाल था रिसेंट, बिल्कुल रिसेंट पेपर। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल आएगा, इसका मतलब ये है कि ये वो बच्चा भी कर सकता था जिसकी तैयारी कम थी, और अगर कोई मुश्किल भी आ जाता है तो नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि आप उसको भी हैंडल कर सकते हो। ये सिर्फ एक आप में एक कुव्वत होनी चाहिए, यू जस्ट नीड अ विल। आपको पता है कि यार आई कैन डू दिस, एंड वाकई में यू कैन डू दिस, नॉट यू ऑल कैन डू दिस। हाँ, अगर उन्होंने सही कर दिया है और हमें लगता है कि हमें बताने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मेरी जजमेंट है, ना डालें। ये सवाल था, तो 10 नंबर का एक सवाल था, 10 का एक था और 4 का एक था, 24 नंबर थे ये, तकरीबन 1/4 ऑफ योर पेपर। ऑल्टरनेट की तरफ जाएंगे, अगर वहाँ से हमें यकीन मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर वहाँ से यकीन नहीं मिल रहा तो फिर हमें रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कोई सवाल? आज जो सवाल है बहने दो, आज करो सवाल। जज्बाती हो गया है, नहीं इनका क्या कसूर है बेचारों में। अच्छा करो। हाँ, वो लिंक है अवेलेबल, तो वो उठा के मैंने यहाँ पे डाल दी, मनोट पे डाल दी। उस्मान भाई का है, उनसे लेने, उसके पास है, उनकी जान खाए, उनके पास है। वन नोट भी आप यूज़ कर लो तो मसला नहीं है, उसमें मैंने सिर्फ उठा के कॉपी पेस्ट किया हुआ है। यही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, कोई चेंज नहीं है। मैंने बस कंट्रोल C करके कंट्रोल V किया था वहाँ जाके, और कोई चेंज नहीं है। हाँ जी, सवाल? वो जो स्लाइड्स थी स्टार्टिंग वाली, हाँ, एथिक्स में वो क्लाइंट और एम्प्लॉयर नहीं, फ़र्क है। आपका एम्प्लॉयर वो है जिसने आपको नौकरी दी हुई है, आपका क्लाइंट वो है जहाँ पे जाके आप ऑडिट कर रहे हो। नहीं, देखो आप एक फर्म में हो, योर फर्म इज़ योर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, और जहाँ पे जाके आप ऑडिट कर रहे हो दैट इज़ योर क्लाइंट। आपका एम्प्लॉय नहीं, जो फर्म है जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो आपका क्या है? एम्प्लॉयर।
और जिस कंपनी ने आपको बुलाया कि आके मेरा ऑडिट करो, वो कौन है? उस फर्म का क्लाइंट, उसका डेटर, और आप कौन हो? फर्म के एक एजेंट जिसकी कोई भी मानता नहीं। फर्म से बंदा उठा और एम्प्लॉयर के पास चला गया, फिर फर्म से बंदा उठा और चला गया एम्प्लॉयर के पास। अब जो वो बंदा फर्म में था, फर्म को भी पता है कि वो बंदा कैसे काम करता है, और उस बंदे को भी पता है कि उसकी फर्म कैसे काम करती है, तो फैमिलियरिटी है। सो वो उसको इंटीमेट भी कर सकता, तो ये भी आता है। सेल्फ इंटरेस्ट होगा, फिर होगा। अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट इस पे बेस कर रही है कि हमारी रिपोर्ट साफ होगी, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आएगा, और अगर कुछ चक्कर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं आएगा। वो सवाल के मुताबिक मैंने कहा होगा। फिर हाँ, तो वही वाली बात होगी ना कि अगर उसकी नौकरी वाला है तो आएगा, और अगर वो पॉइंट नहीं है तो फिर नहीं आएगा। हाँ, एडवोकेसी नहीं आएगा और सेल्फ रिव्यू नहीं आएगा। सेल्फ रिव्यू कब आएगा? जब आप क्लाइंट से फर्म पे ट्रैवल करते हो। क्लियर होगी बात? हाँ जी, फाइक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सही भाई, सवाल आज बहने दो। मिस कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है? मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा। ये टाइम नोट कर लिया जाए, ये टाइम नोट कर लें कोई। 7 बज के, और ये जो 7 मिनट हो रहे हैं ना, नहीं 7:07 पे लिख लिया जाएगा गोल्डन रूफ में कि इनका कोई सवाल नहीं था। है? हाँ, लिख के दो। क्या हो गया? तो आप लोग मोटिवेशन लेना। 20 साल, 21 साल, 18 साल, अभी इन्होंने कहना 16 साल भी हुआ था किसी को। तो खैर, वो 20 का हो, 22 का हो, 30 का हो, 40 का हो, 50 का हो, अगर आप लगे हुए हैं तो फिर लगे रहें, क्योंकि वंस इन योर लाइफ आप इसको अचीव ज़रूर कर लेंगे, बट कोशिश करें कि पहले कर लें। वो पहले सिर्फ मेहनत से आएगा। अगर आपके मुकद्दरों में ACA का वर्ड लिखा है, अगर आपके मुकद्दरों में ACA का वर्ड लिखा है, तो वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, अनलेस कि आप खुद ही उसको ज़ाया कर दें। नींद तो नहीं आ रही है आपको? क्योंकि आप जिस पोज में जा रहे हैं ना, पूछें हैं थोड़ी सी एयर। हाँ पूछें। कैमरा बंद तो नहीं करना? अच्छा, मिस को तो नहीं बाहर भेजना हमने? अच्छा, CA करने के बाद, CA करने के बाद लोगों को क्या हो गया? चले गए। फिर सवाल ये है कि CA करने के बाद अगर हम लोग इंडस्ट्री के आर्टिकल्स करें, यही है CA करने के बाद अगर हम लोग, चलो CA करने के बाद अगर हम लोग इंडस्ट्री में आर्टिकल्स कर रहे हैं, तो क्या हमें ऑडिट पढ़ने का कोई फ़ायदा है या नहीं है? मेरा इसी सवाल से एक और सवाल आपसे है, CA करने के बाद अगर आप एक ऑडिट फर्म में जाके ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं, तो क्या टैक्स पढ़ने का फ़ायदा है? तो यहाँ पे भी है। चलो, अगर आपने आर्टिकल्स किए फर्म में और आप चले गए एक इंडस्ट्री में, तो आपका क्या रोल होगा? आपके 2 या 3 रोल्स होंगे। हाँ बिल्कुल, जो भी चीज़ आपने सीखी है ना, वो आपको कभी ना कभी फ़ायदा ज़रूर देके जाती है। और बीइंग एन एक्सटर्नल ऑडिटर, आपको वो सारे काम आते हैं जो कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो बीइंग इंटरनल। फिर जब आपके पास कोई फर्म आएगी आपकी कंपनी का ऑडिट करने के लिए, यू विल बी एबल टू हैंडल देम वेल। CFOs, CEOs, ये कौन लोग होते हैं? क्या ये लोग खुद काम करते हैं? ये इनको काम सिर्फ मैनेज करना आना चाहिए। जितना अच्छा मैनेज कर लेंगे उतना अच्छा फ़ायदा है। और ऑडिट फर्म ये सिखाती है कि आपने काम को मैनेज कैसे करना है। ये 4 घंटे खड़े रहना मुश्किल है, मगर फर्म की ट्रेनिंग ही ऐसी है कि आप ऑटोमेटिकली उस तरह खड़े हो जाते हैं।
बिल्कुल भी नहीं। मैं एक मज़े की बात बताता हूँ, इवन तो कैमरा भी ऑन है। हम लोग ये पढ़ते हैं कि अकाउंट्स कंपनी बनाती है, हम बनाते हैं। ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो लोग कहते हैं यार आ जाओ आगे शुरू कर दो, अकाउंट साहब वो आगे खुद ही बना लेना, बनाने भी खुद ही है, करना भी खुद ही है। वो कागजी बातें हैं, प्रीमाइज, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस। फिर खैर कैमरा ओपन है, ये सारी बातें करेंगे मगर सेंसर्ड बातें हैं। कोई और सवाल, कोई रेलेवेंट सवाल है? फिलहाल हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, अज़ान का टाइम भी होने वाला है। पहली बात ये है कि पांचों नहीं है, तो फिर आप इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, बिहेवियर, कॉम्पिटेंट, ये चार आपके माइंड में होने चाहिए। कॉम्पिटेंट सिर्फ उस वक्त आएगा जब आपको वो काम दे दिया गया जो कि काम आप नहीं कर सकते। इसके अलावा इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी ये ज़्यादा हिट हो रहे होते हैं। इंटेग्रिटी, हाँ, वो सेल्फ इंटरेस्ट सेट ऐसा है जो कि उन प्रिंसिपल्स को ख़राब कर रहा होता है, अलॉन्ग विद द इंडिपेंडेंस। कोई रेलिवेंट सवाल? 13वां में से, 12वें में से, 11वें में से, 14वें में से, पहले में से, दूसरे में से, अकाउंटिंग रिस्क में। और तो रिस्क में करेंगे ना बात, अभी जल्दबाजी किस चीज़ की है? हाँ, मैंने साथ कहा है 12वें में से, 11वें में से, मैंने तीसरे का वर्ड भी नहीं बोला। वो अभी स्कोप लिमिटेशन में है हमारे, आएंगे उस पर भी आएंगे। हाँ जी, हाफ सी का वो क्या है? ये कहाँ पे लगा हुआ है? इंडिया की है जिंदगी में? अगर थोड़ा टाइम आ गया ना मेरे पास तो जरूर। सवाल? ओए 7:10 हो रहे हैं जी। अदनान भाई, अदनान नाम है ना यार? सवाल है यार, ओ सवाल ले लो भाई, गुनाह मिलेगा। नहीं, वो ये बात नहीं है, वो ये बात नहीं है। वो एक बात तो ये है कि अगर आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है किसी ऐसी रीज़न पे जो कि हैवी है, जो कि अपने अंदर एक परवेसिव रीज़न रखती है, तो हम ये भी बताते हैं बेसिस के अंदर कि अगर ये ना होती तो हमारे पास इसके अलावा भी कुछ ऐसी रीज़न्स मौजूद हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड पे काउंट होती हैं और हमारी रिपोर्ट तब भी ख़राब हो सकती थी। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि जब आपने कैम को लिखना है एडवर्स के साथ तो उतना ज़्यादा कैम को एलेबोरेट नहीं करना। सेशन, सेक्शन जो दिखाना ज़रा, ये कैम में लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ? दीज मैटर्स शैल नॉट डिस्क्राइब इन कैम, शैल नॉट डिस्क्राइब इन कैम। मैं भी कैम में खड़ा हुआ हूँ सर। ऊपर भी पढ़ ले लाइन, ऊपर की लाइन क्या कह रही है? अगर एक मसला क्वालिफाइड हो और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न हो तो क्या इनके अपने अपने पैराग्राफ्स हैं? अच्छा, तो वो कह रहा है कि ये मुद्दे हम लोग कैम में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, रादर ऑडिटर शेल क्या करेगा, इंक्लूड करेगा एक रेफरेंस टू दीज इन कैम सेक्शन, सी द इलस्ट्रेशन ऑन प्रीवियस पेज, except for the matters described in the basis for qualified opinion adverse section or this we have determined that there are no cam to communicate। वो कह रहा है कि सी illustration in the previous page, और previous page के ऊपर यही एक मिसाल लगी हुई है। वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि जब आपने कैम बनाया और आपको कैम और आपने हेडिंग दे दी और कैम कोई था नहीं, कैम कोई था नहीं, तो except for the matters described in the basis for adverse opinion,
या वो मसला जो कि गोइंग कंसर्न वाला हो, सिर्फ वहीं पे फिट होगा। वी हैव डिटर्मिन्ड, हमने ये फैसला कर लिया है कि हमारे पास कोई कैम कम्युनिकेट करने को नहीं है। रादर ये दो मसले हैं जो कि कैम में नहीं आते हैं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हमने इनको वहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है ताकि यूज़र्स मेरे मिसअंडरस्टैंड ना करें कि ये मुद्दे कैम में आने चाहिए थे। तो उनका ये गैप रिमूव कर दिया कि भाई ये यहाँ पे नहीं आते, ये उधर आते हैं, जाके वहाँ पे देख लो। उनको सिर्फ हमने रेफरेंस दे दिया कि भाई तुम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश मत करो, रिपोर्ट में 2 अलग से पैराग्राफ मौजूद हैं जो कि इन्हीं के लिए हैं, तो वहाँ पे जाके देखो। उनको सिर्फ हमने रास्ता दिखाया है कि यहाँ पे नहीं है, 2 स्टेप ऊपर है। हाँ, और डन। लिखी हुई एग्जाम्पल मैंने आपको वहीं से बताया, ये देखो। हाँ जी, मैंने कैफ कितने अटेम्प्ट्स में किया था? 4। क्या 4 में गया था, मेरा इको लग गया था और बहुत हैवी लग गया था। 2 नहीं, मैं सीफैब की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, डन, डस्टेड, अल्लाह दे वाले।